हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वाड क्या है। ये हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा है। अभी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, जिसके कारण ये चर्चाओं में रहा है और अगले 2-3 सालों के लिए प्री और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आज हम जितने भी पक्ष हो सकते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बनाया क्यों गया, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, सारे पक्षों को एक-एक करके देखेंगे। अभी 11 फरवरी को क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है मेलबोर्न में। ये इसलिए चर्चा में रहा, आज इसी के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। ये डॉक्टर जयशंकर साहब ने ट्वीट किया है कि मेलबोर्न में ये चौथी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग बहुत ही प्रोडक्टिव रही। ये चारों लोग हैं, एंटोनी ब्लिंकन साहब, मेरिस पायने, ये ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं मेरिस पायने, ये अपने इंडिया के एस जयशंकर साहब, ये साहब हैं एंटोनी ब्लिंकन साहब, यहाँ ये हैं यूएसए के, और ये हैं जापान के फॉरेन मिनिस्टर। इसके अलावा बायलैटरल मीटिंग भी हुई है भारत और यूएसए के बीच। ये एंटोनी ब्लिंकन साहब का ट्वीट है बायलैटरल मीटिंग के। इसके अलावा वो लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन साहब से मिलने गए। ये बैठे हैं स्कॉट मॉरिसन साहब और ये चारों फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं। अब उसके बाद ये लोग चारों, जब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद ये लोग गए थे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड घूमने। ये वहाँ की फ़ोटो है, मैंने इसलिए लगा दी, हम कहे लाइट नोट एक। ये लोग आपस में घूमने गए। उसके अलावा एस जयशंकर साहब ने ट्वीट करके बताया भी, उन्होंने एक बैट विराट कोहली के जो पहले कैप्टन थे उस टाइम, उन्होंने इसको साइन करके बैट भेजा था, जिसको एस जयशंकर साहब ने गिफ्ट किया वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर मेरिस पायने को। हम एक एक करके ये तो देख लिए कुछ मीटिंग के जो हाइलाइट्स रहे। अब हम एक करके जो प्री और मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं उस बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे क्वाड क्या है। अब क्वाड जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्यूएसडी, चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद हिंदी में इसको बोलते हैं। और वैसे नॉर्मली क्वाड ही लिखा जाएगा, कभी कभार आ सकता है चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का एक समूह है, जिसमें यूएसए है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये 4 देश का समूह है। ये चारों देशों का देख लीजिएगा मैप में। ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप, ये यूएसए का ये अलास्का वाला, ये पूरा यूएसए, और ये है जापान। इन चारों देशों ने मिलकर बनाया है क्वाड समूह। क्वाड समूह का एक, इसके अलावा एक नया क्वाड बना है वेस्टर्न एशिया में, जिसमें भी 4 देश हैं। इसमें भारत है, इजराइल है, यूएसए है और यूएई है। इन 4 देश, लेकिन ये वेस्ट एशियन क्वाड है। ये क्वाड जो है, एक पुराना क्वाड, एक न्यू क्वाड है। ये जो पुराना क्वाड है वो इंडो पैसिफिक एरिया है और ये वेस्ट एशिया में न्यू क्वाड बनाया गया है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड की हिस्ट्री क्या रही, क्वाड कैसे बना। तो क्वाड जो बनता है, ये 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई रहती है, तो चारों देश मिलकर एक बनाते हैं सुनामी कोर ग्रुप। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो इंडियन ओशियन में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद करना, इसलिए बनाया जाता है सुनामी क्वार ग्रुप। इसमें चारों देश रहते हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चारों क्वाड नेशन। इसकी शुरुआत यहीं, इसकी नींव जो रखी जाती है क्वाड की, 2004 इंडियन ओशियन सुनामी में रखी जाती है। उसके बाद एक विजनरी लीडर आता है जापान में, जिसका नाम होता है शिंजो आबे। और 2007 में एक अवधारणा प्रस्तुत करता है कि जो चारों देश हैं, जो सेम माइंडेड कंट्री हैं, इनको आपस में आना चाहिए। लेकिन उस समय चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया और ये हो नहीं पाया। उसके बाद अब इस समय जापान में जो दूसरे लीडर आए, सुगा, इनके जैसे लीडर कोई नहीं रहा। शिंजो आबे के बाद उतना विजनरी लीडर कोई नहीं। अभी सुगा आए थे, सुगा साहब, यशोहिदे सुगा, ये हट गए बहुत जल्दी ही। उसके बाद ये नए लीडर आए हैं, हाशी साहब, अभी ये चल रहे हैं, देखिए अभी क्या होता है। अब इसकी जो सर्वप्रथम जब 2004 में बनाई जाती है सुनामी कोर ग्रुप, उसके बाद 2007 में शिंजो आबे एक प्रस्तुत करते हैं कि सभी चारों देश मिलके साथ आते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब नहीं आता है, इसलिए खत्म हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि 2012 में फिर शिंजो आबे ने एक अलायंस बनाया,
इंडो पैसिफिक में जो समुद्री सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए कि मैराइन पॉलिसी और यूएन क्लास के रूल हो रहे, इसके 2012 में बनाया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। ये इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे भारत है, ये जापान और ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे एक गुआम द्वीप है, तो चारों मिलकर बनाते हैं डायमंड। इसलिए इसका नाम रखा गया था डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, क्योंकि चारों डेमोक्रेसी हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया था डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। जो 2012 के बाद ये मेनली फोकस किया गया था इंडो पैसिफिक एरिया में। ये चारों का, ये गुआम है, ये गुआम है, ये जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलके बनाते हैं डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। उसके बाद जब नेक्स्ट उसी टाइम पे एक इनिशिएटिव लिया जाता है शिंजो आबे की तरफ से और यूएसए की तरफ से, जय जय मतलब जापान, इंडिया और अमेरिका, ये चारों मिलके एक जय ग्रुप बनाते हैं जो मेनली एक यूएन के लिए, यूएन में बना के सपोर्ट के लिए बनाते हैं। उसके बाद 2015 में जब मालाबार एक्सरसाइज होती है, 2015 में पहले मालाबार एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच होती है। 2015 में क्या होता है, मालाबार एक्सरसाइज में आके जापान भी जुड़ जाता है 2015 में। ये 2017 मालाबार एक्सरसाइज की फोटो है जिसमें यूएसए, इंडिया और जापान तीनों ने भाग लिया था। उसके बाद जब 2017 में जीत के आते हैं, 2017 में ही जहाँ तक जीतते हैं, 16 के लास्ट में, 17 में शपथ लेते हैं ट्रम्प साहब। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये चाइना के खिलाफ ही ज़्यादातर बातें करते हैं। तो इन्होंने क्वाड समूह पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये इंडो पैसिफिक की सुरक्षा करना चाहते थे। इसलिए जब आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था उसके एक अलावा आसियान शिखर सम्मेलन के बाद क्वाड मीटिंग बुलाई थी। पहली यहाँ पे क्वाड की पहली मीटिंग हुई थी, लेकिन ये क्वाड शिखर सम्मेलन नहीं, कि तब क्वाड बना ही नहीं था। तो इन्होंने फर्स्ट क्वाड मीटिंग यहीं की थी। उसके बाद इसमें भारत उतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि भारत उस समय चाइना और रसिया के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तो इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन भारत उतने अच्छे से जुड़ा नहीं था। ये उस समय की मीटिंग है जब तीनों जुड़ते हैं। ये जय मीटिंग भी हुई थी आसियान शिखर, ये G20 समिट के बाद है। G20 समिट जो हुई थी, जहाँ तक इटली वाली जो है, हाँ इटली वाली G20 समिट, वहाँ जय मीटिंग हुई है ये। फिर क्या होता है जब लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। तो 2020 में जब मालाबार एक्सरसाइज होती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाता है। अर्थात अब अभी तक 2015 में जापान शामिल हुआ और 2020 में ऑस्ट्रेलिया। अब चारों क्वाड देश एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जो सेना से संबंधित है और खास करके इंडो पैसिफिक एरिया में ये था। यहाँ से क्वाड बहुत ही मजबूत हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा आता है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड में शामिल होता है, उसका चारों देश एक साथ ही ड्रिल करते हैं इंडियन ओशियन में। उसके बाद फिर क्वाड की बहुत सी मीटिंग होती है। इसमें ज़्यादातर जो मीटिंग होती है वो वर्किंग लेवल की होती है। आप देखिए 2017 से 2020 तक वर्किंग लेवल की मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2020 में जब चाइना अप्रैल में इन्वेजन शुरू कर देता है इंडिया में, खास करके लद्दाख में, उसके बाद फिर हम लोग जब चारों देश ये मालाबार एक्सरसाइज करते हैं तो 2020 में पहली बार फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग की जाती है जिसमें चारों क्वाड देश टोक्यो में फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है। इसमें आप देखिए ये उस समय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के माइक पोम्पियो साहब, ये उस समय मेरी स्पाइने साहब थी, ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, और उस समय भारत के एस जयशंकर, चारों लोग मिलते हैं और ये पहली फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है क्वाड की ये 2020 में। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है इनकी मीटिंग के बाद, पहली वर्चुअल क्वाड शिखर सम्मेलन होता है। चारों देश के नेता वर्चुअल, क्योंकि उस समय कोविड फैला होता है, वर्चुअल सम्मेलन होता है। ये उस समय की फोटो है, ये देखिए ब्लिंकन साहब बैठे हुए हैं, ये बाइडेन साहब हैं, ये सुगा साहब, ये हमारे मोदी जी, और ये मॉरिसन साहब। पहली क्वाड मीटिंग होती है वर्चुअल। उसके बाद 2021 में जब
यूएनजीए की मीटिंग होती है, उसी के साथ साथ 2021 में एक क्वाड समिट होता है, शिखर सम्मेलन होता है। लेकिन ये पहला जो था वर्चुअल था, ये पहला इन पर्सन क्वाड समिट होते हैं जिसमें सारे नेता मिलते हैं एक दूसरे से। ये उस समय की फोटो है जिसमें मोदी जी, बाइडन साहब, स्कॉट मॉरिसन और सुगा साहब चारों लोग मिलते हैं और न्यूयॉर्क में बातें करते हैं। क्वाड मीटिंग ये पहली इन पर्सन क्वाड मीटिंग थी। और उस समय चारों देशों को ये क्या क्या बोले थे, आप लोग इसको मैंने इसलिए लगा दिया कि जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये हम लोग देखें कि ये मीटिंग जो हुई थी उससे आया क्या था। तो उससे जो मेनली तीन चीज ज़्यादा फोकस था। उस समय वैक्सीन कोरोना फैला था, तो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इसमें था 1 बिलियन डोजेज इंडो पैसिफिक एरिया में बनाया जाएगा और बांटा जाएगा। इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट था, ये देगा जापान, और इसके लिए बनाएगा इंडिया, और पैसे देगा अमेरिका। और सप्लाई जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ करेंगे। ये सबसे बड़ी बात थी क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव की पहले क्वाड सम्मेलन में। उसके बाद जो दूसरी बात थी, ये इसमें एक क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। ये दूसरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से प्रभावित देश और सबसे ज़्यादा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, इसे और भारत भी है, क्योंकि भारत का खास करके चक्रवात और जो ये ईस्टर्न वाला एरिया है यहाँ बहुत प्रभावित है। इसलिए एक वर्किंग ग्रुप बनाई थी, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। जो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वैक्सीन के अलावा, इसके तीसरा उसमें बनाया गया था क्वाड क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था इन क्वाड देश के लिए। ये तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण हुई थी, वैसे बहुत चीज़ें हुई थी लेकिन इन तीन चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हुई थी। उसके बाद अभी हाल में जो मीटिंग हुई है उसको बोला जा रहा है क्वाड 3.0, जो अभी फोर्थ मीटिंग हुई है मेलबोर्न में, इसको बोला जा रहा है क्वाड 3.0। अब हम ये देखेंगे क्वाड को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों क्वाड बनाना पड़ा, खास करके इंडिया क्यों सम्मिलित हुआ। क्योंकि इंडिया कभी किसी के अलायंस में नहीं जाना चाहता, ये पार्टनरशिप करना चाहता लेकिन अलायंस में नहीं जाना चाहता। और क्वाड एक भविष्य का नाटो हो सकता है, ये मतलब पक्का नहीं है लेकिन ये लोगों की राय है कि भविष्य का नाटो हो सकता है। तो क्यों ऐसा हुआ कि भारत इसमें गया, जब भारत नॉन अलाइड मूवमेंट के साथ था। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है चाइना की हेजीमनी। चाइना जो था ये भारत के लद्दाख एरिया में यहाँ पे हमेशा, और ये वाला एरिया जो अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को अपना हक जताता है चाइना। ये भारत से मांग करता है कि ये हमें दीजिए, और वो इधर बार बार इंक्रोचमेंट कर रहा है, बार बार कभी कोई रोड बनाता है, कभी कुछ करता है। तो ये और वो बुली करता है खास करके इंडिया जैसे देशों को। इसलिए चाइना हेजीमनी को रोकने के लिए बनाया गया। दूसरा, जो साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन इसको बोला जाता है। सोचिए चाइना यहाँ पे है, ये चाइना खत्म हो रहा है, यहाँ तक चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। इसमें स्पार्टली आइलैंड, स्कारोबोफ आइलैंड, ये सारे आइलैंड हैं। इन सबको चाइना अपना आइलैंड बताता है और कुछ नए नए आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड। इसीलिए जो इनकी दादागिरी है इसको कर्टेन करने के लिए बनाया गया था। उसके अलावा जो ट्रेड है चाइना के साथ, वो सबका इम्बैलेंस है, क्योंकि ये इस समय चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और सारे देश सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। लेकिन इस समय चाइना की सबकी मजबूरी है और सबका ट्रेड डेफिसिट। आप सोचिए यूएस का लगभग $350 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है। भारत का जो नए डाटा, इसमें 44 लिखा नया डाटा, $70 बिलियन ट्रेड है। 70 बिलियन हमारा घाटा है। टोटल $125 बिलियन हमारा ट्रेड है, जिसमें $70 बिलियन हमारा घाटा है। जापान का लगभग $25 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है। ऑस्ट्रेलिया का केवल सरप्लस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ अलग बातें हैं। इस वजह से चारों देश एक साथ आए हैं कि हम लोग जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम करें और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करें। इसके अलावा एक ट्रम्प साहब ने ट्रेड वार छेड़ रखी थी, खास करके यूएस और
चाइना के मध्य दोनों एक दूसरे पे ड्यूटी इम्पोज कर रहे थे। ये भी एक कार्ड था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का लगातार जो ऑस्ट्रेलियन गुड्स हैं वो पहले चाइना में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो उस पर लगातार ड्यूटी इम्पोज कर रहा था चाइना। इस कारण ऑस्ट्रेलिया और चाइना के मध्य दूरी बढ़ गई है, इसलिए चारों देश एक साथ है, जिसमें पूरे ये है इंडो पैसिफिक एरिया। इंडियन ओशियन से स्टार्ट, ये अफ्रीकन के बॉर्डर से यूएस बॉर्डर तक, ये पैसिफिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन, ये पूरे को बोला जाता है इंडो पैसिफिक ओशियन। इंडो पैसिफिक ओशियन में रक्षा के लिए ये ग्रुप का निर्माण हुआ है कि इंडो पैसिफिक है, जिसमें बोलते हैं फ्री इंडो पैसिफिक। आप कहीं भी कोई जाए, इस पे किसी का हक नहीं कोई जताएगा कि ये मेरा है। जैसे चाइना करता है कि ये इतना मेरा है, इसमें कोई जितना भी सब कुछ है वो मेरा है, जितने इसके संसाधन वो मेरे हैं, तो इस तरह कोई हक ना जताए, इसलिए इस ग्रुप का निर्माण हुआ है। और जो चाइना सभी देशों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जो खास करके जो अपनी बॉर्डर के वजह से, जैसे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, यहाँ पे जापान के साथ सेनकाकू, ये पूरा बात करता है। ताइवान की ताइवान हमारा है, यहाँ सेनकाकू आइलैंड है, यहाँ पर जापान का उसको बोलता है ये हमारा है। रसियन का ये वाला जो है व्लादिवोस्तोक वाला एरिया, इसको क्लेम करता है कि ये मेरा कभी रहा है। लगभग सारे देशों के साथ इसका झगड़ा चल रहा है, इस वजह से इस ग्रुप को बनाने की जरूरत पड़ी थी। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई होगा इसके जो लैंड एक्रोचमेंट के बाद और ट्रेड के बाद, वो है इसका वन बेल्ट वन रोड, BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके कारण चाइना क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन में अपने, जैसे श्रीलंका, केन्या, जिबूती और उसके बाद ये म्यांमार, यहाँ सबसे इन देशों में अपने अड्डे, सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। इस कारण भी इसको बनाने की जरूरत पड़ी क्वाड को, कि इससे रोका जाए चाइना को। चाइना इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में बहुत बड़ी शक्ति बन के ना उभरे, जो इंडिया और दूसरे देशों के लिए खतरा हो। इस कारण इसको बनाने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा एक जो दूसरा बड़ा कारण है, वो है कि वाटर मोनोपोली। इसमें क्या है, जो सारे जैसे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है, यहाँ गिरती है बंगाल खाड़ी में। अब ये तिब्बत के पठार से, और मेकांग नदी तिब्बत के पठार से, सारी बड़ी नदियाँ जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की निकलती हैं, वो तिब्बत के पठार से निकलती हैं। और यहाँ पे लगातार चीन डैम बना रहा है। उसके जो वाटर मोनोपोली को है रोकने के लिए भी यह ग्रुप का निर्माण हुआ है। अब देखेंगे कि ये बना क्यों, ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये बना क्यों, साथ साथ इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही। अब हम लोग देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ये जो क्वाड ग्रुप बना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव, ये क्या क्या भविष्य में करेगा, ये ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो सब मेनली यही सारे लीडर का, आप उस समय ट्वीट देखोगे जब मीटिंग होती है, तो यही कहेंगे सारे लीडर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जो इंडो पैसिफिक एरिया है, ये एरिया इंडो पैसिफिक एरिया है, ये टोटल फ्री एंड ओपन हो। इस पे किसी के हेजोमनी ना चले कि चाइना कहे ये मेरा है, यहाँ कोई अपना सैन्य अड्डा कहीं बनाए। ये रोकने के लिए बना था कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हो। ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की मैंने फोटो ली है, ये देखिए उसका लोगो भी है, कि ये मेनली फोकस है। अब इसमें देखिए इंडो पैसिफिक क्या है, ये इतना पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, और ये है इंडियन ओशियन। तो जब दोनों को मिला दिया जाता है, ये इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक, तो इसको बोला जाता है साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट से लेके अमेरिकी कंटिनेंट, इस पूरे इतने को बोला जाता है इंडो पैसिफिक एरिया, इंडो पैसिफिक। इसी को फ्री एंड ओपन, इस पे चाइना जो अपनी हेजेमनी कायम कर रहा है उसको रोकने के लिए ये ग्रुप का निर्माण, ये रोका जाएगा। दूसरा जो होता है कि आसियान देश आप लोगों को जानते होंगे, ये हैं आसियान देश, ये 10 देश हैं आसियान देश। यहाँ पे चाइना लगातार अपना ग्रोथ हो रहा है, चाइना का ट्रेड और इन देशों पे पकड़ बहुत अच्छी चाइना बना रहा है। तो अब ये चारों देश जो क्वाड ग्रुप हैं, इनको बैलेंस करने के लिए भी
खास करके आसियान देशों में जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसके लिए 4 देशों ने क्वाड ग्रुप का निर्माण किया है। और ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे हम जो बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है, ट्रेड डेफिसिट, खास करके मतलब जैसे पहले हुआ करता था, भारत और अमेरिका और जापान का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व यहाँ हुआ करता, क्योंकि भारत के पड़ोसी थे, जैसे म्यांमार। आजकल क्या हो गया, जितने आसियान देश हैं वो सभी चाइना के ज़्यादा नज़दीक होते जा रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए ये ग्रुप का निर्माण हुआ है कि हम इसको, जो आसियान लगातार जा रहा है चाइना के पक्ष में, इसको हम बैलेंस करेंगे। ये देखिएगा कि आप, ये चाइना और यूएस एक दूसरे से लड़ रहे हैं आसियान की वजह से। आप देखिए 2002, 20 साल पहले केवल $54 बिलियन ट्रेड था। इस समय 2017 का है 514, इस समय 600 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है इस समय। लेकिन आप 2017 का डाटा देखिए 514, मतलब कितनी तेजी के साथ ग्रोथ हो रहा है आसियान देशों में चाइना का। इस कारण यहाँ पे एक बैलेंस करने के लिए इसका क्वाड ग्रुप का निर्माण हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है, यूएन क्लॉस के रूल, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो यूएन क्लॉस के रूल हैं उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि चाइना यूएन क्लॉस का रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो ये टेरिटरी है, तो उससे 12 नॉटिकल माइल तक बोली जाती है तुम्हारी टेरिटोरियल सी, और उसके अलावा बोली जाती है ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल तक, यानी 212 नॉटिकल माइल तक ये तुम्हारा है, ये तुम इसके आर्थिक क्षेत्र का दोहन करोगे। उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल एरिया है, वहां पे कोई करेगा। अब जो 9 डैश लाइन है, आप देखिए, सोचिए, इसका जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो ये है, बस ये ताइवान का है, ये आर्थिक। अब यहाँ तक चाइना बोलता है हमारा है, तो ये यूएन क्लास के रूल फॉलो नहीं करता है। इसलिए ये कि यूएन इसके ऑब्जेक्टिव में है कि जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनको यूएन क्लास के नियमों के लिए बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि खास करके चाइना ऑटोक्रेटिक कंट्री है, और इसी की तरह ऑटोक्रेटिक कंट्री लगातार, अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक एरिया में डेमोक्रेसी को प्रोत्साहन देने के लिए भी इस ग्रुप का निर्माण है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इस एरिया में जो फंडामेंटल वैल्यू है, डेमोक्रेटिक फंडामेंटल वैल्यू, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो 5G। अभी 5G को हुएबे जो कंपनी है चाइना की, हुएबे पे इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया, यूएस ने लगा दिया, यूके ने लगा दिया, और एक नई 5G का अल्टरनेटिव तैयार करने के लिए अभी इजराइल, इंडिया, यूएसए ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि अब ये लोग अपना 5G डेवलप करेंगे इंडिया में। यूएस ने तो डेवलप किया है, लेकिन वो बहुत ही महंगा है, हुएबे का बहुत ही सस्ता है, लेकिन अब तीनों देश मिलके एक सस्ता 5G का निर्माण करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो इंडस्ट्री 4.0। 4.0 जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब बारे में अध्ययन किया जाएगा कि इन सब बारे में एक साथ सहयोग किया जाएगा। जो इंडस्ट्री 4.0 जो भविष्य का इंडस्ट्री बोला जा रहा है, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईटी सेक्टर, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, इन सब को के लिए आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे इंडस्ट्री 4.0 में भविष्य में आगे बढ़ सकें। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। आप देख लीजिए इंडस्ट्री 4.0 में क्या है, डाटा साइंस, फिनटेक, आईओटी, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआर बीआर, वर्चुअल रियलिटी, ई बिजनेस, इन सब के लिए बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्रियल 4.0 में एक दूसरे का सहयोग करें। जो सबसे ज़्यादा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन नहीं, क्लाइमेट चेंज है अभी। ये है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में एक साथ में आके जो लगातार, जैसे जो आइलैंड देश हैं, जैसे जापान, भारत में भी जो कोस्टल एरिया है, ये वाला नीचे का एरिया है, वहाँ पे लगातार क्षति हो रही है। उसके लिए एक अभी बनाया गया है क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि भविष्य में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस कम तापे और दूसरे का सहयोग करें। जो न्यू एमर्जिंग क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उसमें जैसे ई व्हीकल होगा, इन सब के नई नई टेक्नोलॉजी में सहयोग किया जाए, सोलर टेक्नोलॉजी होगा, इन सब में सहयोग किया जाए क्लाइमेट चेंज के लिए।
उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में, यहाँ इस एरिया में सुनामी, चक्रवात, आप सुनेंगे तौकाते अभी कुछ दिन पहले आया था, उसके पहले अम्फन आया, अम्फन आया तो बांग्लादेश और बंगाल उड़ीसा एरिया में बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। तो यहाँ जो लगातार चक्रवात आते रहते हैं, इसके प्रबंधन के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन एरिया में राहत कार्यों को पहुँचाया जाएगा। नेक्स्ट जो है कि ये क्वाड ग्रुप जो है इसका इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वाड जितने देश है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, इन सभी के साथ सबकी 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मतलब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, दोनों दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आपस में बात करते हैं। और ये 2+2 मीटिंग तीनों देश के साथ होने लगी है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं होती थी, लेकिन इस बार 2+2 मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हो गई। अब और देखिए लगभग इतने ग्रुप हैं जिसमें सभी एक शेयर करते हैं। जो IFC IOR इंडियन ओशियन रीजन का एक ग्रुप भी बना है, इंडियन फॉर्मेशन फ्यूजन, इसमें भी तीनों देश हैं। हम जो ये क्वाड ग्रुप है इनमें बहुत से नेवल एक्सरसाइज, उसके अलावा अन्य एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, इन सब के जैसे वज्रा, प्रहार, जिमैक्स, युद्ध अभ्यास, धर्म गार्जियन, आसी इंडेक्स, आस्त्रा हिंद, इन सब हम लोग आपस में एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए चारों देशों को एक दूसरे की समझ बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे में भविष्य में एक साथ आके चाइना को टैकल भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना एक इंडो पैसिफिक एरिया में बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है। तो जब चारों देश आएंगे साथ, तब हम चाइना को रोक सकते हैं बुली करने से। इसके पास जो दोनों इसके, ये एक उत्तर कोरिया का और ये है पाकिस्तान, बाजवा साहब, ये दोनों हमेशा एक ये बम दागता रहता है, ये कभी मिसाइल दागता रहेगा जापान के ऊपर। ऐसे भारत में हमेशा टेररिज्म फैलाते रहते बाजवा साहब। तो इन दोनों को भी रोकने के लिए, क्योंकि ये चाइना के ऊपर कूदते हैं दोनों, तो इन दोनों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। जापान को इसके लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर कोरिया को रोका जाए, और भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को रोका जाए और सैंक्शन लगाया जाए। और चारों देश मिलके ड्रैगन चाइना को भी कर्टेन करें और उसकी जो हेजेमनी बनती जा रही है, वो बुली करता रहा है, उसको भी रोकें। उसके अलावा जो न्यू सिल्क रोड है, इकोनॉमिक BRI जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको भी किसी तरह किया जाए। इसके लिए एक अभी G7 देशों ने स्टार्ट किया है B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। B3W इनिशिएटिव है, ये एकदम सेम इसी BRI की तरह भी बनाया गया है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ही सावधानी हो, किसी के साथ देश में डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसाया जाएगा। इसके अलावा एक सिल्क रोड के अल्टरनेटिव बनाने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी जाएगी, उसकी भविष्य में क्या वैल्यू है। ये ब्लू डॉट नेटवर्क भी बनाया गया है। इसमें सारे देश हैं, भारत भी है, सारे क्वाड देश हैं। और जो ये फैलता जा रहा है ड्रैगन, जैसे पहले हम्बनटोटा श्रीलंका अभी अभी डेवलप कर रहा था, वही जो LI है अमेरिका का, वहाँ तो अमेरिका ने रोक दिया, वो नहीं तो वहाँ भी सैन्य अड्डा। इसको चारों देश मिलकर ड्रैगन को फैलने से रोकेंगे। अब उसके बाद एक ऑप्शन बन जाता है कि चारों देश जब साथ आएंगे, तो ये है हमारा इस एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जितना भी चाइना का तेल जाता है वो इसी एरिया से जाता है, ये एरिया। और ये एरिया को बोला जाता है मलक्का स्टेट। अगर भारत यहाँ पे एक खड़ा कर देता है कोई भी हमारा जो युद्ध पोत है, तब चाइना का तेल जितना भी वेस्ट एशिया से जाता है सब रुक जाएगा। ये इंडिया का एक ब्लॉकेड है, इसलिए हम चारों देश महत्वपूर्ण हैं कि इधर से अगर चाइना कभी ऐसा कुछ करता है इंडिया के खिलाफ, तब ये यहाँ पे चारों देश एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। अब ये जो क्वाड में शामिल हुआ है, इसमें चैलेंजेस भी होंगे कुछ। तो वो चैलेंजेस क्या हैं?
तो इन चैलेंज में जो सबसे बड़ी बात है इसमें ये हैं रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव। जब सर्गेई लावरोव भारत आए थे तो इन्होंने क्वाड को एशियन नाटो की संज्ञा दी। कहा जो क्वाड बन रहा है ये एक एशियन नाटो है जो पुराने कोल्ड वार की तरह कोल्ड वार 2.0 स्टार्ट हो रहा है जो चाइना और यूएसए के मध्य होगा। ये एशियन नाटो की संज्ञा दी जिससे क्या होगा कि रसिया का और भारत का जो एक अच्छा रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। ये अब भारत के लिए चैलेंज है कि रसिया और इंडिया का रिलेशन कैसे बनाए रखें। इसमें जो नेक्स्ट है चैलेंज है कि जब रसिया लगातार ट्रेड जो है वो भी बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे में खूब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाइना और रसिया का लगातार एलाइड होते जा रहे हैं। ये भारत के लिए चैलेंज है कि भारत के लिए चैलेंज है रसिया को चाइना के साथ साथ भारत में भी इंगेजमेंट रहे। ये क्वाड आने के बाद एक चैलेंज हो जाता है रसिया का। जो सेकंड चैलेंज है वो क्या होगा, क्वाड जैसे बन रहा है तो चाइना और रसिया एक तरफ हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी रसिया के चाइना के नज़दीक है। तो एक ये ग्रुप अभी बन नहीं इसलिए पा रहा है क्योंकि भारत रसिया से रसिया जानता है कि पाकिस्तान के खिलाफ है भारत। इसलिए अभी अभी एक जो ये हो रहा है विंटर ओलंपिक्स, वहाँ एक मीटिंग होनी थी लेकिन जो कैंसिल कर दी गई। इसमें चाइना रसिया का अलग अलग हुआ और चाइना पाक का अलग अलग हुआ। इसमें तीनों की एक साथ मीटिंग नहीं हो पाई। अब उसके बाद अब कुछ दिन बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो रसिया जाएंगे तो एक नेचुरल अलाइड होता दिख रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है भारत के लिए, क्वाड और पाक चाइना रसिया का आपस में एक अलाइड ग्रुप ना बन जाए, ये चैलेंज होगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा है कि लगातार रसिया चाइना में पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। एक अभी रोड बनाने की बात हो रही है, एक गैस पाइपलाइन बनाने की बात हो रही है और जो सीपैक है उससे जुड़ने की बात हो रही है। तो ये सब भारत के लिए चैलेंजेज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंजेज है वो ऑकस। अभी जैसे क्वाड था इसमें 4 देश थे, 4 देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। उसी तरह एक ऑकस बनाया गया है। ये चारों देश देखिए आप लोग, ये चारों देश है क्वाड देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका। उसके बाद अभी लगभग 6 मंथ पहले एक ऑकस बनाया गया। इसमें बोरिस जॉनसन यूके, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया और ये हैं जॉय बाइडेन साहब, इन तीनों ने मिलकर ऑकस बना लिया। तब ये भारत को चैलेंज है कि क्वाड की जो सिग्निफिकेंस है वो कम ना हो जाए, उसमें ऑकस एक महत्वपूर्ण रोल ना अदा करे। ये चैलेंज है कि उसके बाद जिस दिन ऑकस की मीटिंग उसी कुछ दिन बाद ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का मुखपत्र है उसने फोटो छापी थी कि स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन और बाइडन ये आपस में सबमरीन डील साइन कर लिया और भारत क्वाड को लेके बैठा देखता रहा गुस्से में। ये उन्होंने एक समझ ले कार्टून व्यंग किया था भारत के ऊपर ग्लोबल टाइम्स ने, जो सबमरीन डील के बाद। जो नेक्स्ट चैलेंज है, भारत ने चाबहार पोर्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ये रेलवे लाइन बना रहा है और ये जाएगा बेस्ट सेंट्रल एशिया तक पहुंच के लिए बना रहा है। और जो यूएसए और ईरान का लड़ाई तो सबको पूरी दुनिया को पता है, तो ये कहीं हमारे रिलेशन ईरान के साथ ना इफेक्ट हो, ये चैलेंज है। इसके अलावा जो हम लोग कई संस्था हैं जो चाइना लेड संस्था हैं उनमें हम लोग की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एससीओ का मेंबर है और ये चाइना और रसिया लेड संस्था है, यहाँ भारत के लिए चुनौती हो सकती है। नेक्स्ट जो आरआईसी रसिया इंडिया चाइना मीटिंग है इसमें चुनौती हो सकती है। उसके अलावा जो एआईआईबी ये भी एक चाइना लेड बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एआईडीबी है जहाँ तक, उसको उसमें भारत और चाइना दोनों संस्थापक देश हैं। यहाँ पे क्योंकि हम लोग चाइना आज हमारे खिलाफ है, 10 साल पहले चाइना और इंडिया एक साथ ही लगभग हर जगह खड़े होते थे। ये चैलेंजेस हैं जो क्वाड में शामिल होने के बाद भारत को फेस करना पड़ सकता है। अब ये देखेंगे क्वाड के अलावा एक ऐसी बात हो रही क्वाड प्लस की।
क्वाड प्लस की क्यों बात हो रही है, क्योंकि फ्रांस के कुछ आइलैंड, ये फ्रांस के आइलैंड है जो रेड रेड मार्क में दिख रहा है, इंडियन ओशियन में, इसको बोला जाता है रियूनियन आइलैंड। ये है रियूनियन, ये कोमरोस आइलैंड, ऐसे ऐसे कुछ आइलैंड है। तो इसलिए फ्रांस भी, ये देखिए बड़े में, ये यहाँ पे ये मेडागास्कर है, और ये मेडागास्कर यहाँ पे, और ये मॉरिशस, यहाँ देखिए ये रियूनियन आइलैंड है, ये है फ्रांस का। तो इसलिए फ्रांस भी क्वाड, इन चारों देशों के अलावा, जो चारों देश हैं इनके अलावा फ्रांस भी क्वाड में शामिल होना चाहता है, और इसका क्वाड प्लस नाम रखने की बात हो रही है। अभी ये कुछ हुआ नहीं है, ऐसी बात चले। इसके अलावा जो साउथ एशिया के और इंडियन ओशियन के दो बड़े देश, एशिया में, एक एशिया का बड़ा देश साउथ कोरिया, दूसरा इंडोनेशिया, दोनों की इकोनॉमी लगभग 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और एक एशिया के दो बड़े देश हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इनको भी, इन 3 देशों को शामिल करने की बात हो रही है। ये है साउथ कोरिया और ये है इंडोनेशिया, और फ्रांस के कुछ आइलैंड्स हैं। इन 3 देशों को मिलाकर क्वाड प्लस बनाने की बात हो रही है। अगर क्वाड प्लस के भी ये धारणा है, उसे पूछा जा ही नहीं सकता, लेकिन ये बात हो रही है क्वाड प्लस की। अब कंक्लूजन क्या होना चाहिए? तो कंक्लूजन ये होना चाहिए कि भारत का और रसिया के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। ये डिपेंडेबल पार्टनर है इंडिया का, रसिया। तो हम कुछ ऐसा करें कि रसिया गुस्सा ना हो, रसिया को ये भरोसा दिलाएं कि ये क्वाड जो है वो हम लोग एक आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए और सहयोग करने के लिए बना, ये किसी के खिलाफ नहीं है। और हम लोग रसिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें, इस जिससे डिफेंस के अलावा हम लोग इकोनॉमी रिलेशन में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करें रसिया के साथ, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है मैक्सिमम डिफेंस में है, जिसके लिए प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावा जो ईरान का है चाबहार पोर्ट, वहाँ पे चैलेंज हो सकता है। तो ईरान को भी समझाना पड़ेगा, और इन एक मतलब बैलेंस बनाना पड़ेगा ईरान और अमेरिका के मध्य, क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन है ईरान पे। इस कार्ड एक, दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, खास करके ये एक कंक्लूजन है। और चारों देश आपस में लगातार एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, और लगातार हर साल कुछ ऐसा हो कि हर साल मीटिंग हो चारों देश, क्योंकि अभी जो नए लीडर आए हैं जापान में, ये किसी से मिले नहीं हैं। तो ऐसा होना चाहिए प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन हो, जिससे लगातार कुछ ना कुछ होता रहे क्वाड में, जिससे इसकी महत्वपूर्ण इसकी सिग्निफिकेंस बनी रहे, और चाइना को चारों देश एक साथ आके चाइना को टैकल करें, क्योंकि और जो सप्लाई चेन है उसे डाइवर्सिफाई करें। ये आप लोग पूरा क्वाड के बारे में जितना हो सकता था, इसकी हिस्ट्री से लेके इसका ऑब्जेक्टिव्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बना, और इसका क्वाड प्लस क्या है, सब कुछ बता दिया आप लोगों को। आप लोगों को अगर मेरा चैनल में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि ये गलती कर रहे हैं, इसको सुधारें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।